हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का पेपर इंग्लिश का, जो आज ही हुआ है। और आप सब जानना चाहते होंगे कि क्या करेक्ट आंसर्स रहे हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स के। चलिए पूरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और ग्रामर से आपके कितने मार्क्स निकल पा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका रीडिंग सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 था, एक बढ़िया सा पैराग्राफ आपके सामने था। तो यहाँ पर बात करी गई थी एक तरह के वेदर की, है ना, जिसका नाम है EI नीनो। ठीक है। तो इस पूरे वेदर के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी कि कैसे वेदर फोरकास्टर्स जो हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं था और साइंटिफिक नॉलेज में एडवांसमेंट नहीं थी, तो वो उसको प्रॉपरली मतलब उसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं गेन कर पाते हैं। और फिर बाद में उनको पता चलता है कि कैसे EI नीनो एक बून भी है कोस्टल एरिया के लिए, जो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। तो पूरा पैराग्राफ मैं रीड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है आपको सिर्फ कि ये क्या है। EI नीनो एक तरह का वेदर इवेंट है और यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका था कि मीटरोलॉजिस्ट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड EI नीनो बिकॉज। अब ये मीटरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो वेदर फोरकास्टर होते हैं, जो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, उनको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये सारे ऑप्शन जो थे ना, ये सारे ही ऑप्शन सही थे, इसलिए इनका जो करेक्ट आंसर था वो ऑल ऑफ द अबव था, क्योंकि दे रिकॉग्नाइज इट एज एन एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट एंड हैंस कॉल्ड इट साउदर्न ऑसिलेशन। पहले तो उन्होंने उसको ये समझ लिया, एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट समझ लिया। फिर क्योंकि दे सफ़र फ्रॉम लेक ऑफ नॉलेज अबाउट EI नीनो एज दे वर नॉट साइंटिफिकली एडवांस नहीं थे, तो उनको नॉलेज भी नहीं था। और आखिरी में ये बात भी सत्य है कि इट वॉज नीदर अ डिज़ास्टर, ना तो ये डिज़ास्टर है और ना ही ये बून है उन लोगों के लिए जो डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं। कहाँ पर? पेरू में, है ना। पेरू का जो कोस्टल एरिया है वहाँ के बारे में है ये पूरा। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। फिर दूसरा था EI नीनो इज अ ले मैन लैंग्वेज इज। क्या है ये एक तरह का वेदर इवेंट है, एक वेदर इवेंट है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ लैंडस्केप दैट आर अफेक्टेड बाय EI नीनो? EI नीनो जब आया तो कौन से दो लैंडस्केप है जो अफेक्ट हुए थे? तो ट्रॉपिकल शोर एंड लैंड, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम? एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट बताना है आपको। फर्टाइल का, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, तो बैरन क्या हो जाएगा? बैरन मतलब जो उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है, जो सूखी बंजर ज़मीन होती है, उसको बोला जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। What according to the author is a positive effect of EI नीनो? देखो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ EI नीनो का। तो देखो वहाँ पर जो पेरू का कोस्टल एरिया है, वहाँ पर क्या शुरू हो गया था? वेजिटेशन शुरू हो गया, बैरन लैंड पर भी, है ना। मतलब डेजर्टेड एरिया पर भी क्या स्टार्ट हो गया? वेजिटेशन, मतलब हरियाली छाने लगी। ठीक है। हाउ कैन वी से दैट EI नीनो प्रूव टू बी ए बून फॉर साउथ अमेरिकन कॉस्ट? कैसे हम कहेंगे कि यार ये बून है, मतलब वरदान है साउथ अमेरिकन कॉस्ट के लिए? तो क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने क्या करा वहाँ की, इट कॉजेज एन अपस्वेलिंग ऑफ रिच न्यूट्रिएंट्स मेकिंग इट मोस्ट प्रोडक्टिव इन द वर्ल्ड। मतलब वहाँ पर बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा पूरी दुनिया भर में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। द ईयर ऑफ अबंडेंस इज व्हेन? कब होती है ईयर ऑफ अबंडेंस? तब होती है EI नीनो अकर ड्यूरिंग क्रिसमस के टाइम, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम आता है, इसलिए ईयर ऑफ अबंडेंस बोला जाता है इसको। द फ्रेज डैमिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? नेगेटिव इफेक्ट। फिर पीपल टुडे प्रे टू गॉड टू कीप, किस चीज़ के लिए आज लोग किस चीज़ को दूर रखने के लिए प्रे करते हैं? वहाँ पर वो चाहते हैं कि EI नीनो एंड ड्रॉट दूर रहे, है ना, कोस्टल एरिया से। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। द वर्ड मीन्स इक्वल इन वैल्यू पावर एंड मीनिंग इज, इसका मतलब था इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसका मतलब करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आपसे यहाँ पर हेल्थ के बारे में पूरा पैराग्राफ दे रखा था और फिर नोट्स बनाने थे, फिर उसका सूटेबल टाइटल भी देना था, फिर आप लोगों को एब्रीवेशंस भी लिखने थे नीचे। तो आई होप आपने ये चीज़ को फॉलो किया होगा, प्रॉपर टाइटल दिया होगा, फिर आपने पॉइंट्स,
फिर उसके सब पॉइंट, फिर उनके सब पॉइंट्स जो बनाए होंगे, और नोट मेकिंग बनाते वक्त उनमें आपने शॉर्ट फॉर्म्स मतलब शॉर्ट वर्ड्स को भी यूज़ किया होगा, जो कि फिर आपने नीचे क्या दिया होगा, एब्रीवेशन फॉर्म में लिखा होगा, तभी आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी था जो आपका राइटिंग स्किल था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था कि यू आस्क एस राजन ऑफ बड़वानी यू वांट टू लेट योर फ्लैट, मतलब आप अपने फ्लैट को किराए पर देना चाहते हैं, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट निकालना था। तो आई होप आपने कर ही लिया होगा बहुत अच्छे से कि आप ऐड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आप ऊपर पहले हेडिंग लिखेंगे किस चीज़ के बारे में ये ऐड है, फिर क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ पर, आपने सारी चीज़ें मेंशन करी होगी, फिर आपको रेंट कितने अमाउंट में आप मतलब कितना रेंट लेना चाहते हैं आपने मेंशन किया होगा अमाउंट भी, साथ ही साथ आपने कॉन्टेक्ट नंबर और अपना एड्रेस भी मेंशन किया होगा। या अगर ये नहीं किया है तो आपने अट्रैक्टिव पोस्टर बनाया होगा स्लोगन के साथ, ब्लड डोनेशन कैंप पे ये भी कर सकते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हेल्ड होने वाला है उसके ऊपर आपने बना दिया होगा। प्रश्न 4 जो है वो आपकी थी एक एप्लीकेशन जो आप प्रिंसिपल को लिख रहे थे, जिसके अंदर आप चाह रहे थे कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाए, बायोलॉजी से आपको क्या मिल जाए, ह्यूमैनिटी। तो ये भी आपने लिख दी होगी। इसमें इस प्रश्न में आपको एक सिचुएशन दे रखी थी कि आप तन्मय हैं और आप गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल झाबुआ में पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो फिर आपने लेटर लिखा होगा जिसमें आप अपने टू योर फ्रेंड्स ब्रदर को एडवाइस कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर हाई स्कूल एनुअल एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। इसमें भी आप अमृता भट्ट थे, लिविंग एट A3 निकुंज विहार देवास, यहाँ आप रह रहे थे। तो देखिए ये सिचुएशन एड्रेस वगैरह दिया होता है ना, तो यही आपको यूज़ करना होता है, इसके मार्क्स मिलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 था जिसके अंदर आपको एक राइटअप डेवलप करना था ऑन एन SS कैम्प इन अबाउट 120 वर्ड्स, जिसके बारे में आपको कुछ क्लूज भी दिए हुए थे। तो इन क्लूज को यूज़ करते हुए आपको ये पूरा राइटअप बनाना था। अगर ये नहीं किया है तो आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा होगा 120 वर्ड्स का। टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट एजुकेशन, स्टूडेंट की एजुकेशन पे सोशल मीडिया कैसे इम्पैक्ट करता है, पूरा इसके ऊपर कवर करना था। चलिए आ जाते हैं ग्रामर पे। यहाँ से हमको पता चलेगा कि आपने कितने मार्क्स गेन करे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था फिल इन द ब्लैंक और एनी 5 आपको अटैम्प्ट करने थे इसके अंदर। सो पहला प्रश्न था वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो यहाँ पर आएगा ऑट। ऑट क्यों आएगा, क्योंकि देखो ब्लैंक के बाद वैसे भी टू है, तो ऑट टू क्या है, पूरा पेयर वर्ड है, ऑट के साथ में क्या चलता है, टू चलता है, तो दिस इज करेक्ट वन। देयर वर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ईदर मतलब दोनों ही साइड में क्या लगे रखे हैं, ट्रीज लगे हुए हैं। थर्ड है ही हैज डैश इज बैग फॉरगॉटन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन, ठीक है, तो फॉरगॉटन आएगा इसके अंदर। देन फिर था आपको कैन आई हैव डैश सूप प्लीज, तो यहाँ पर लगेगा सम। सूप को आप काउंट नहीं कर सकते और सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है। हिज अंकल डाइट डैश कैंसर, बीमारी की बात हो रही है, ऑफ लगाएंगे। मलेरिया होता तो भी ऑफ लगाते, कोरोना वायरस होता तो भी आप ऑफ लगाते, बीमारी के पहले ऑफ लगता है, यहाँ पर कैंसर आ रहा था। नो सूनर देन वाला क्वेश्चन आया है तो बना ही लिया होगा आपने, नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन, तो नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क देन द गेस्ट अराइव्ड, तो यहाँ पर देन लगेगा। प्रश्न नंबर 7 डू एज डायरेक्टेड, जिसके अंदर जैसा बोला गया है ब्रैकेट में वैसा करना है। तो पहला प्रश्न था देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सेंटेंस को कंबाइन करना था वेयर को यूज करते हुए, तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। अगर कोई चाहत है आपके वो कोई काम करने की, तो आप कैसे ना कैसे है ना उसके लिए रास्ते निकाल ही लोगे, वो काम कर ही लोगे। तो सही पूरा सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सेकेंड क्वेश्चन था अनलेस यू हैव मनी यू कांट बाय दिस बुक, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। अब देखिए आपने अनलेस की जगह इफ तो लगा दिया होगा, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अनलेस का मतलब होता है, अनलेस खुद ही अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, तो जब वो नेगेटिव वर्ड है तब वहां पर नॉट की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इफ लगाओगे तो सेंटेंस आपको क्या करना पड़ जाएगा, नेगेटिव करना पड़ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन नॉट बाय दिस बुक, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप ये किताब नहीं खरीद सकते। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, इस क्लॉज को आपको आइडेंटिफाई करना था। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज का मतलब होता है जहां पर एक एक्टिव सब्जेक्ट है और एक्टिव वर्ब है,
तो वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये ही और यहाँ पर देखो ये वर्ब भी है हैज़ और वांट, तो ये क्लॉज है। लेकिन ये कौन सा क्लॉज है ये पता करने के लिए अगर अपन है ना, नाउन क्लॉज कब कहलाएगा, जब अगर अपन ने व्हाट से क्वेश्चन किया ना, अगर मैंने पूछा व्हाट इज ट्रू, तो आंसर निकल के आएगा दैट ही हैज़ वॉन द मैच, ये ट्रुथ है। तो जब आप व्हाट से क्वेश्चन निकल कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। तो ये नाउन क्लॉज है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मुंबई इज लार्जर देन आगरा, इस सेंटेंस को आपको फिर से लिखना था, लेकिन डिग्री यूज़ करनी थी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। तो यहाँ पर आपको इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, और बस आपको क्या करना है कि जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है ना, लार्जर देन, मुंबई को किससे बड़ा बता रखा है, आगरा से। लेकिन आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को हम वापस लिखें और इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो, लेकिन डिग्री जो है ये लार्जर जो है ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो उसके लिए आपको एज डैश एज का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आगरा इज़ नॉट एज लार्ज एज मुंबई, मतलब आगरा मुंबई जितना बड़ा नहीं है। तो बड़ा कौन हुआ, मुंबई हुआ ना, तो मुंबई इज़ लार्जर देन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और आपकी डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी। सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, ही डज नॉट लाइक ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। नीदर नॉर से सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले तो नीदर नॉर क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, नेगेटिव ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, तो ये नेगेटिव होती हैं। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, ये डज नॉट हटा देंगे और सेंटेंस को मर्ज कर देंगे। ही नीदर लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी, यहाँ पर लाइक्स आएगा। हाँ, एस लगाना हम भूल गए हैं, आप लगा लीजिएगा। तो बच्चों ने ये एस लगाया है, तो तभी आप इसको थोड़े से मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि डज है यहाँ पर, है ना। डज है मतलब वर्ब में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ही दे रखा है, ही सिंगुलर है इसीलिए। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही नीदर लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लो, ही कट हर फिंगर, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है हमको। तो नेगेटिव बनाने के लिए पहले तो ये पहचानो कि ये जो टेंस है ये कौन से टेंस है, शी कट। देखो कट की तीनों ही फॉर्म कट सेम ही होती है, कट 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 ही होती है। तो अब कैसे पहचानेंगे, अब ऐसे पहचानेंगे कि शी सिंगुलर है और उसकी वर्ब में अगर एस नहीं आ रहा है, तो मतलब कौन सा हुआ, सेकंड फॉर्म हुआ, है ना। सेकंड फॉर्म हुआ मतलब पास्ट टेंस हुआ, और पास्ट टेंस हुआ तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, डिड। तो डिड नॉट लगाएंगे, तो शी डिड नॉट कट हर फिंगर, और ये सेंटेंस बन जाएगा। चलिए सेक्शन डी में आ जाते हैं। ये एक्सट्रैक्ट है आपका। यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा था जो था आपका द लास्ट लेसन से। पहला प्रश्न है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years, लास्ट 2 years से सारी जो बैड न्यूज थी वो कहाँ से आती थी, बुलेटिन बोर्ड पे उसी पर लिखी होती थी, वहीं से सब लोग पढ़ते थे, है ना, क्योंकि वॉर चल रही थी उस समय। फिर व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू, फ्रांस को क्या बोलता है, वो बोलता है टू नॉट गो सो फार, जल्दी जल्दी भाग भाग के मत जाओ। ठीक है, ये बोलता है। What has M. Hamill's Little Garden being referred to in this extract? लिटिल गार्डन का मतलब क्या है, लिटिल गार्डन का मतलब है उनका जो गार्डन था जो उन्होंने डेवलप कर रखा था स्कूल में, उस चीज़ की बात हो रही है। क्योंकि पहले वो कहाँ रीच करता है, मतलब जब भागते भागते जाता है फ्रांस, तो सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, उनके लिटिल गार्डन में। और लिटिल गार्डन क्या है, उनका खुद का गार्डन जो उन्होंने डेवलप कर रखा था स्कूल के अंदर। विच ऑफ दीज मीन्स एप्रेंटाइन्स, इसका मतलब होता है इमेच्योर। ठीक है, मतलब जो लर्नर है, जो सीख रहा है। What was the motive of the blacksmith watcher? इसका मतलब उसका मोटिव क्या था, जब वो फ्रांस को रोक रहा है तो वो क्या करना चाहता था, उसका फन बनाना चाहता था, टू रिडिक्यूल फ्रांस। Read the following extract and answer the question that follow. अब हमारी आ गई पोयम। पोयम हमको रीड करनी है, पता करना है कहाँ से ली गई है। तो अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो ये कहाँ से ली गई है, माई मदर एट 66 से ली गई है। तो पहला प्रश्न है, वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, अपनी मदर को वापस क्यों देखती है, क्योंकि वो जा रही होती है तो मदर को देख के उनको क्या बोलना चाहती थी, गुड बाय बोलना चाहती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू बीड हर गुड बाय। विच ऑफ दीज हैज द पोएट कंपेयर मदर्स फेस, मदर के फेस को किससे कंपेयर किया है, लेट विंटर मून से। ठीक, फ्रॉम विच पोएम हैज द अबोव टेक्स्ट हैज बीन टेकन, माय मदर एट 66 से लिया गया है। फिर ये एक और पैराग्राफ आ गया है, ये है आपकी विस्ता के बुक का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत ही ईजी था ये भी, सारे डायरेक्टली निकल के आ रहे थे आंसर्स इसके अंदर से।
तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया कि ये टेक्स्ट कहाँ से है, कौन से लेसन से है, तो ये है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से। द अबोव टेक्स्ट का वर्ड आइसोलेशन का मतलब क्या है? देखो यार, आइसोलेशन वर्ड तो आपने कितना सुना होगा, कोविड में बहुत चला था ये शब्द। आइसोलेशन 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 में रखे जा रहे हैं, मतलब सेपरेट कर रहे हैं ना, अलग रख रहे हैं ना। तो अलग करना मतलब सेपरेशन, तो सेपरेशन इसका मतलब है आइसोलेशन। इसका मीनिंग निकल गया। वट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट पे पहुंच के राइटर की क्या फीलिंग थी? वो रिलीफ और अमेजमेंट फील कर रहा था, वंडर फील कर रहा था, इतनी सारी अंटार्कटिका के आइलैंड पे बर्फ ही बर्फ देखकर दूर दूर तक, है ना। वेयर वॉज द नरेटर ट्रेवलिंग टू? कहाँ जा रहा था वो? अंटार्कटिका जा रहा था। ठीक है। सो ये थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव, ग्रामर, और हमने थोड़ा सा राइटिंग स्किल भी डिस्कस कर लिया। यहाँ से अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, है ना। तो जहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में आपको एनी 5 अटैम्प्ट करने थे, प्रश्न नंबर 11 में आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करने थे, और फिर बाकी जो नीचे के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न नंबर 12 में 2, और 13 में भी 2, और 14 और 15 में आपको दिए थे ऑप्शन। तो आई होप ये आपने अपने अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर लिए होंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखे होंगे। अगर क्लास में आपने प्रॉपरली लेसन को सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आई होगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप क्वेश्चन आंसर्स को याद कर रहे हैं या समझ के लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर्स। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी जो मिसिंग एलिमेंट है वो चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। और चैप्टर पढ़ने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि आप एक्सट्रैक्ट जो है ना काफ़ी अच्छे से निकाल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर के लिए गुड लक, और थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक्स।